मेरा नाम अंकित है। मैं 21 साल का स्मार्ट और हैंडसम लड़का हूँ। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, इसीलिए अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई में खूब मेहनत की, ताकि अच्छी नौकरी पा सकूँ और उन्हें वो हर सुख-सुविधा जो उन्हें कभी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर चला आया, जहाँ मुझे ठीक-ठाक सैलरी पर नौकरी मिल गई। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी किराए का कमरा ढूँढने की, जो मेरे लिए उस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था ढूँढना, क्योंकि कमरों का किराया बहुत हाई-फ़ाई था। मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती। मेरे बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि बहुत जल्दी सामने वाले से दोस्ती हो जाती थी। इसीलिए ऑफ़िस में भी कई लोगों से दोस्ती हो गई। वो सब मुझसे कहने लगे कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वो मुझे खुशी-खुशी अपने साथ रख लेते। लेकिन वो लोग पहले से ही यह नौकरी कर रहे थे, इसीलिए उनके कमरे में जगह नहीं थी। मेरा उस शहर में रह पाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मैं होटल में रुका था, जिसका रेंट बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत निराश हो गया था, लेकिन मुझे अपने बजट का कमरा मिल ही नहीं रहा था। आज शाम मैं फिर कमरा ढूँढने निकल पड़ा। एक घर में पहुंचा तो वहां 2 औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर देखने में बहुत सुंदर था। पहले पूछने की हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? किराया ही तो ज़्यादा निकलेगा। मैंने जैसे ही किराया पूछा, मेरी सोच के मुताबिक किराया बहुत ज़्यादा निकला। मैं उन अंकल से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे कम किराए पर कमरा दे दें। तो अंकल बोले, बेटा ये किराया ही उनके खर्चे का एकमात्र सहारा है, इसीलिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना सा मुंह लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आगे मैं चलता जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी टू लेट लिखा नहीं दिख रहा था। मैं निराशा से रुआसा हुआ चला जा रहा था। तभी एक गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और एक औरत उसमें से निकली। वो वही औरत थी जो पिछले घर में बैठी हुई थी। वो मुझसे बोली, तुम कमरे का कितना किराया दे सकते हो? मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रह लो। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला, कमरा देख लो चलकर। मैं तो मन में यही सोच रहा था कि इतने कम किराए में भी यह मान गई। हो सकता है कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मैं यही सोचने लगा कि चलो मुझे रहने के लिए सर पर छत तो मिली, और जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। जब चाहे कमरा कैसा भी हो, मैं रह लूँगा। जब मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो दंग रह गया। घर तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था, और अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा तो वह भी बहुत ही गजब का था। कमरे में बालकनी भी थी। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और ना जाने कितनी बार मैंने उस औरत को धन्यवाद कहा। वह औरत मुझसे मुस्कुरा कर बोली कि मैंने तुम्हें ये कमरा इतने कम किराए पर इसीलिए दिया है, क्योंकि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे तो कम किराए के बदले में तुम मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैंने तुरंत ही खुशी खुशी हाँ बोल दिया। मैंने कहा, आप जो भी काम कहेंगी मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। मैं आराम से कर दूंगा। आप उसकी बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन आराम से अब बीतने लगे थे। कुछ पैसा मैं अपने मम्मी-पापा के पास भी भिजवा देता था, और मकान मालकिन के छोटे-मोटे काम भी मैं आराम से कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था, लेकिन तभी फिर वह दिन आया जब मैं पैसे-पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह आधी की जा रही है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आधी तनख्वाह में आखिर क्या होता? जब पूरी तनख्वाह थी तभी मैं जैसे तैसे खर्चों में कटौती करके अपने मम्मी पापा के लिए पैसे बचा पा रहा था, और आधी तनख्वाह में तो मेरा खुद का ही गुजारा करना मुश्किल था। फिर हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी कंपनियों में गए तो पता चला कि वहाँ भी यही हाल था, क्योंकि उस वक्त बाजार में मंदी आई हुई थी। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो अच्छा यही है कि अब चुपचाप यहीं पर काम करें।
जब कमरे का किराया देने का समय आया तो मैंने अपनी मकान मालकिन से कुछ वक्त मांगा। मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लूंगा और फिर किराया चुका दूंगा। लेकिन यह सब करते करते 4 महीने बीत गए, पर मैं एक धेला भी एक्स्ट्रा नहीं कमा पाया। 5वें महीने में जब किराया देने की बारी आई तो मेरी मकान मालकिन मुझसे गुस्सा हो गई। वह बोली कि एक तो मैंने तुम्हें इतने कम किराए पर कमरा दे रखा है, ऊपर से तुम मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो और फ़ायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी था, इसीलिए अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह मुझसे बोली, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैंने अचंभे से उनकी तरफ देखा, उनका काम से उनका क्या मतलब था? तो वह बोली कि इतने दिनों में मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज़ एक आदमी का मेरे लिए इंतज़ाम करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वह मुझसे बोली, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। 2 दिन में या तो मेरा 5 महीने का किराया दो या ये कमरा खाली करो और अपना सामान भी यहीं छोड़कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में मैं 5 महीने के किराए का बंदोबस्त आखिर कहाँ से करूं। मेरे दोस्त भी इस समय बहुत परेशान चल रहे थे, तो मैं उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं तब भी भगवान उन्हें ढेर सारा पैसा देता है, और मैं जो एक शराफत की ज़िंदगी जी रहा था और अपने माता पिता की खुशियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अब मेरे मन में खुद को ख़त्म करने के ख्याल आने लगे। मैंने सोचा, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जो मैं अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाऊं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब खुद को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन शाम को मेरे पास माँ का फ़ोन आ गया और उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत आजकल ज़्यादा ठीक नहीं रहती है और उन्हें पास के ही एक डॉक्टर को दिखाया है। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो मैं उन्हें अगले हफ्ते तक मनी ऑर्डर भिजवा दूँ। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा, अगर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा? वह तो जीते जी ही मर जाएंगे। मैंने अब फैसला कर लिया कि अब चाहे कोई गलत काम हो या सही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने तुरंत ही रात में जाकर अपनी मकान मालकिन को बोल दिया कि मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ। वह मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली कि ठीक है, तो कल से ही तुम मुझे एक मर्द लाकर दे देना, लेकिन उसे यहाँ लेकर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, उसे लेकर तुम वहीं पहुँचना। मैंने कहा, ठीक है। पहले दिन मैंने एक आदमी से दोस्ती की और उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर मैं उसे पहुँच गया। उस दिन मेरी मकान मालकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी धजी थी। उस आदमी को देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह आदमी भी मेरी मकान मालकिन को देखकर लार टपकाने लगा। उसके बाद वह उसे लेकर अंदर चली गई और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे पर लौट आया। अब मैं ऑफिस का काम निपटाकर हर रोज अपनी मकान मालकिन के लिए एक मर्द का इंतजाम करता और उसके बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जाता था। एक दिन जब मैं ऑफिस में था, तभी मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हुई, तो मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जब मैं अस्पताल में बैठा हुआ था, तभी मैंने वहां अपनी मकान मालकिन को देखा। मैंने सोचा, ये आखिर यहाँ किस काम से आई हुई है। फिर मुझे लगा कि होगा इन्हें कोई काम। मेरे दोस्त को टाइफाइड निकला और उसकी कई जांच भी हुई। फिर हम दवा लेकर उसके कमरे पर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो मेरी मकान मालकिन ने मेरे हाथ में 20,000 रुपये पकड़ा दिए। इतने रुपए एक साथ देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। वह बोली कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपना काम बढ़ाना होगा। मैंने कहा, क्या मतलब है आपकी इस बात का? तो वह बोली कि अब तुम्हें मेरे लिए कई सारे मर्दों का इंतज़ाम रोज़ करना होगा।
उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वह बोली कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये पैसे दुगने तिगने हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा अगर मैं ऐसा कर दूं तो अपने माता पिता के लिए कई सारी ऐसी चीज खरीद सकता हूं जो आज तक उन्हें लेकर दे नहीं पाया। मैंने हामी भर दी। अब मैं उनके लिए कभी 6, कभी 7 तो कभी 10 मर्दों का एक साथ लेकर जाने लगा। लेकिन मैं बहुत ही अचंभित होता कि वह एक साथ इतने मर्दों के साथ आखिर कैसे कर लेती हैं। इनके शरीर में इतनी क्षमता कैसे है। कुछ महीनों के बाद मेरा दोस्त जब अपने टाइफाइड का चेकअप दोबारा से कराने के लिए अस्पताल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ गया। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मैंने एक बार फिर अपनी मकान मालकिन को उसी अस्पताल में देखा। मैं हैरत में था कि आखिर ये यहाँ क्यों आती है। पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर चेक करूं, लेकिन तब तक मेरा दोस्त रिपोर्ट लेकर आ गया और उसने मुझे साथ चलने को कहा। मैं उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप उसके साथ वापस चला गया। मकान मालकिन का काम करने के कारण अब मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि अब मेरे पास रुपये पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। ये देखकर मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि तेरे हाथ में क्या खजाना लग गया है। तनख्वाह तो तुझे भी हमारे जितनी ही मिलती है, फिर तू इतनी ऐश की जिंदगी कैसे जी रहा है। पहले तो मैंने बहुत बहाना बनाया, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गया और वह बोला कि तू मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बताएगा? देख, मैं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम करना है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। मुझे पता था कि मेरी मालकिन जिन भी मर्दों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बुलाती है वह उन्हें भी पैसे देती है। तो मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि अगर तू ये सब करने को तैयार हो जाता है तो तेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वह बोला, यार इसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तेरी तरह ही उसके लिए मर्दों का इंतजाम करने लगूं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये बात अपनी मकान मालकिन से पूछ कर देखता हूँ। जब मैंने अपनी मकान मालकिन को ये बात बताई तो वह मुझसे गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने ये बात किसी दूसरे इंसान को क्यों बताई? मैंने कहा वह मेरा दोस्त है और वह बहुत मजबूर है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने कहा कि अगर मजबूर है तो उससे कहो कि मेरी इच्छा पूरी करे, क्योंकि मेरे लिए मर्दों का इंतजाम तो सिर्फ तुम ही करोगे। अगले दिन जाकर मैंने अपने दोस्त को ये बात बता दी तो बहुत मजबूर होकर वह मेरी मालकिन की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया और मैं उसे मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ था। तो वह बोला कि यार बहुत मज़ा आया, ऐसी फीलिंग तो मुझे पहली बार मिली थी और साथ ही साथ पैसा भी खूब मिला। सच में अब तो मैं बार बार जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर जिज्ञासा जागने लगी। मैंने सोचा एक बार मुझे भी ये सब देखना चाहिए। फिर एक हफ्ते के बाद जब मेरा दोस्त दोबारा से मेरी मालकिन के साथ गया तो मैं चुपके से उनके कमरे के बाहर छुप गया और धीरे से खिड़की खोलकर अंदर देखने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर तो मैं दंग ही रह गया। मेरी मालकिन एक साथ 10 मर्दों के साथ थी। वह सब उसके शरीर का मुआयना कर रहे थे और फिर तो वह हुआ जिसे जन्नत कहते हैं। वह सब देखते हुए मेरी सांसें चढ़ गईं और पसीना भी आने लगा। अब तो मेरे अंदर भी अरमान जगने लगे। कमरे से लौटकर मेरी जवानी भी तूफान मारने लगी। मैं भी सोचने लगा कि काश मुझे भी ये जन्नत देखने को मिले। मैंने सोच लिया कि अब मैं मकान मालकिन से बात करूंगा कि मुझे भी अपनी सेवा का मौका दे। लेकिन कुछ हफ्तों तक ऑफिस में इतना ज्यादा काम बढ़ गया कि मेरे शरीर में उतनी क्षमता ही नहीं बच रही थी, इसीलिए मुझे कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। धीरे धीरे करके ऐसे 2 महीने बीत गए। एक दिन मेरे उस दोस्त की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके लक्षणों को देखा और फिर उसे जांच कराने के लिए भेजा। मैं अपने दोस्त का बैठे हुए इंतज़ार कर रहा था, तभी मैंने अपनी मकान मालकिन को फिर से उस अस्पताल में देखा। मैं तुरंत ही जिस डॉक्टर के कैबिन से वह बाहर निकली थी वहां पहुंचा। उसके जाते ही मैं अंदर गया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि वह जो लेडी अभी आई हुई थी वह किसके लिए आई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वह अपना इलाज कर रही है। तो मैंने पूछा कि उन्हें क्या दिक्कत है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे जो कुछ कहा
मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मैं तुरंत ही अपने दोस्त के पास भागकर पहुंचा। मेरा दोस्त अपना चेकअप करा चुका था और रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिलनी थी। मेरे दोस्त ने जब मेरा चेहरा देखा तो वह बोला, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मुझे समझाया जा रहा था, जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं तो आज रात खुद उस मालकिन के साथ अपनी हसरत पूरी करने के अरमान सजाए बैठा हुआ था। लेकिन भगवान ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन मेरा दोस्त नहीं बचा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे झटके से हिलाया तो मैं किसी नींद से जागा। वह बोला, तू किस सोच में पड़ गया? मैंने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसके भी हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका हमें डर था। हम बिना समय गवाए पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस को सारी बातें बता दी। 2 घंटे के अंदर में पुलिस के साथ अपनी मकान मालकिन के घर में खड़ा हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हम दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब में हम भी शामिल थे। मैंने अपनी मकान मालकिन से पूछा कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह मुझसे बोली कि तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया और अपने दोस्त को तो तुम खुद ही मेरे पास लेकर आए थे। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह गुस्से में चिल्ला कर बोली, और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसका क्या? फिर वह बताने लगी कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। वह बोली कि मेरा एक प्रेमी था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी खातिर मैं अपने माँ बाप से लड़कर उसके साथ भाग आई, लेकिन जब उसने अपने शरीर की इच्छा मेरे साथ पूरी कर ली तो वह मुकर गया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर मैंने देखा कि वह तो मेरे साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में था। ये देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं वापस अपने घर चली आई। मेरे माँ बाप ने मुझे खुशी खुशी अपना लिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अपने पिता की सारी जायदाद की मैं अकेली ही मालकिन थी। कुछ महीनों के बाद मेरे पिता ने मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार के लड़के से कर दी। मैंने सोचा कि अब मैं अपना सारा प्यार अपने पति को ही दूंगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद पता चला कि वह भी दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बनाते हैं। अब तो मेरा भरोसा ही उठ गया था। मुझे मर्दों से नफरत होने लगी, क्योंकि मैंने जिस भी मर्द को करीब से जाना वह सिर्फ शरीर का भूखा निकला। उसके लिए प्यार का कोई मोल नहीं था, सिर्फ जिस्म की चाहत थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और अब जिंदगी भर अकेली रहूंगी। ये सोचकर उसे तलाक देकर मैं अपने घर लौट आई। लेकिन कुछ महीनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिससे मेरी दुनिया ही हिल गई। मुझे पता चला कि मुझे एड्स हो गया है, जिसकी वजह मेरा पति था, क्योंकि वह एक ही समय में कई सारी औरतों के साथ रिश्ते में था। अब तो मेरी नफरत का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अब ऐसे किसी भी मर्द को नहीं छोड़ूंगी जो औरत के जिस्म को देखकर लार टपकाने लगता है। और फिर मैंने इस बीमारी को फैलाने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ मैंने ये सब इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखा था, औरत के जिस्म का भूखा जानवर नहीं। मैं इतने समय से जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समय से इस बीमारी का पता चल गया था और मैं अपना अच्छे से अच्छा इलाज करा रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना चाहती थी। मुझे पता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। मेरे दोस्त की हालत बहुत बुरी थी और मैं भी मन ही मन में बहुत पछता रहा था। मैंने सोचा लालच के चक्कर में मैंने अपने ही दोस्त को मौत के मुंह में झोंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटी बड़ी किसी भी बात में लालच नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।